यदि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आज के इस उज्जवल पार्टनी शो को ध्यान से देखना। यदि प्रोडक्ट कैटेगरी में कंफ्यूजन है, यदि प्रोडक्ट सिलेक्शन में कंफ्यूजन है, यदि कंपटीशन ज्यादा नहीं चाहिए, यदि प्रोडक्ट में फेलियर का रेशियो बहुत कम होना चाहिए, यदि ऐसा लगता है कि सक्सेस कम समय में चाहिए, रिस्क मिनिमम चाहिए, तो आज के इस उज्जवल पार्टनी शो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं उन लोगों के बंद कमरों की बातें शेयर करने जा रहा हूं जो बेचारे 50 बार फेल हुए, लेकिन आज उन्होंने सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा किया है। सबसे पहली सलाह, पूरा इंडिया नहीं, इतना सा इंडिया लीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचेंगे जिसका पूरा इंडिया कस्टमर हो, मास मार्केट हो, तो जहां मास मार्केट होगा वहां बहुत सारी कंपनियां होगी, वहां बहुत सारा कंपटीशन होगा और फिर वहां पर बहुत सारा कैश बर्न होगा, और जहां भी बहुत सारा कैश बर्न होगा वो हाइपर रिस्क होगा। तो क्या कहते हैं फाउंडर्स? वो कहते हैं हाइपर निश में जाइए, माइक्रो निश में जाइए। उदाहरण, ये मत सोचिए कि मैं दही बेचूंगा, क्योंकि दही बेचेंगे तो आपको अमूल के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, वो आपको क्रश करके रख देगा। आप उसकी जगह एपिगैमिया बनिए। एपिगैमिया ने एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस की, ग्रीक योगर्ट, अपर क्लास की कैटेगरी, उसको जोड़ दिया हेल्थ से। अब ऐसा समझिए कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है, उसका सिर्फ 0.5% मार्केट चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 70 लाख कस्टमर है जो मेट्रो में रहते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को भली भांति समझते हैं, और वो हर रोज दही की जगह उसको ग्रीक योगर्ट यानी कि एपिगामिया से रिप्लेस कर देते हैं। अब यदि 70 लाख लोग हर दिन 40 रुपए का एपिगामिया लेते हैं तो कितना हुआ? पर डे की सेल हुई 28 करोड़। और यदि यही काम 365 दिन चले, ध्यान रखिए हम एक हाइपर निश 0.5% इंडिया को लेकर चल रहे हैं। अब यदि हर दिन इंडिया 28 करोड़ का एपिगैमिया खरीदता है तो साल का कितना कंजम्पशन होगा? 10,220 करोड़। और आपने कितना बड़ा इंडिया चुना? 0.5% इंडिया। आपने प्रोडक्ट कौन सा चुना? सिर्फ एक प्रोडक्ट, दही, दही का भी एक एग्जोटिक वेरिएंट ग्रीक योगर्ट, और आपने उसको कैसे प्रमोट किया? शाम को 4 से 6 के बीच खाए जाने वाला हेल्दी डेजर्ट। यानी आपने दही जो लोग लंच में खाते हैं उनसे भी कंपीट नहीं किया, जो डिनर या ब्रेकफास्ट में खाते हैं उनसे भी कंपीट नहीं किया। आपने एक नया टाइम स्लॉट सुना 4 से 6 बजे, आपने एक नई एग्जोटिक आइटम चुनी और इतने से टारगेट ग्रुप को टच किया। इसको कहते हैं हाइपर निश मार्केटिंग। और ये अभी शुरू नहीं हुई है। यदि आप कुछ साल पहले जाएं, आयोडेक्स वर्सेस मूव, आयोडेक्स बोलता था सब दर्द का इलाज। अब दूसरी कंपनियां सोच रही थी आयोडेक्स से कैसे निपटे, वो तो हाथी है, ओटीसी है, हर घर में कुछ भी दर्द हो लोग बोलते थे आयोडेक्स लगा ले। तो उस बीच में पारस फार्मा ने मूव लॉन्च किया। उन्होंने एक हाइपर निश पकड़ा, बैक पेन। अब भाई औरतें झुक के काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, बैठ के काम कर रही है, घरेलू झाड़ू पोछे कर रही है, कोई भी व्यक्ति, पुरुष कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बैक पेन हो, तो पारस फार्मा ने बड़ा यूनिक पोजीशनिंग लिया, हाइपर निश पोजीशनिंग ली। बैक पेन है तो सीधा सीधा मूव लगाइए। धीरे धीरे बैक पेन से मार्केट कैप्चर हुआ, बाद में बॉडी के दूसरे पार्ट्स में यूज होने लगा। तो सार क्या है? ये फाउंडर्स मुझसे बंद कमरे में कहते हैं, सर जनरलिस्ट प्रोडक्ट जितना लेंगे उतना फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा कैश बर्न होगा, उतना डिलेड सफलता होगी, और हो सकता है उस रास्ते में आप मर खप जाएं। और जितना आप हाइपर निश प्रोडक्ट की ओर जाएंगे उतनी कम मेहनत के साथ आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। ये बार बार कहते हैं पूरा इंडिया मत लो। इंडिया इतनी बड़ी आबादी है कि आप 0.5% इंडिया भी लेते हो तो वो कई देशों की आबादी के बराबर है। तीसरी सबसे बड़ी बात, बड़ी कैटेगरीज में मोनोपोली या लीडरशिप लाने में बहुत मेहनत लगती है। वो बड़े घर घराने जिनके पास डीप पॉकेट्स है, बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। उनका हाइपर निश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हाइपर निश 2, 5, 10 हजार करोड़ का बाजार रहता है। इस बाजार में आप बहुत तेजी से अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये वो फाउंडर्स बोल रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों करोड़ बर्न किए, अपने हाथ जलाए। इन मल्टीपल फेलियर्स के बाद मल्टीपल सक्सेस पाने वाले फाउंडर्स ने एक और यूनिक बात कही, और सबसे बड़ी बात, ये जो सलाह मैं दे रहा हूं ये अगले 25-30 साल तक मार्केट का मूल मंत्र है। आप किसी भी व्यापार में हो, ये सलाह आपके बिजनेस में एप्लीकेबल हो सकती है। क्या सलाह है भाई?
फाउंडर लेड ब्रांड्स की स्थापना करो, या आपका करंट जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड है, उसमें कैसे भी करके फाउंडर की शक्ल को सामने लेकर आओ। बहुत साल पहले हम लोग MDH मसाले में महाशय जी को देखा करते थे। वो वृद्ध सज्जन आते थे और प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट पैदा करके जाते थे। घर के दादाजी, बाऊजी, ताऊ जी, काका जी, चाचा जी टाइप के दिखते थे और लोगों को लगता था यार ये बोल रहे तो सच बोल रहे होंगे। MDH ने कभी बड़े बड़े स्टार्स को पैसा नहीं दिया, लेकिन अभी वैल्यूएशन की रेस में, कैश बर्न की रेस में फाउंडर्स कहते हैं यार पाटनी सर सबसे ज्यादा पैसा जलता है एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में। और मजे की बात इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है। आज हम एक ब्रांड एम्बेसडर को लाखों करोड़ों रुपया देके यूज करते हैं, कोई दूसरी कंपनी किसी दूसरे को ले लेती है। पब्लिक को धीरे से समझ में आने लग गया है कि ये सब लोग पैसा लेकर आते हैं। अब अमिताभ बच्चन इतने फुर्सत में तो रहते नहीं होंगे कि वो नवरत्न तेल लगाएंगे या फ्लिपकार्ट से सामान खरीदेंगे या 2 व्हीलर EV वाली चलाएंगे। नहीं, पब्लिक को भी पता है कि शाहरुख खान विमल नहीं खाते, अजय देवगन विमल नहीं खाते। तो धीरे धीरे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और ये पैसा पानी में जा रहा है। तो नया कंसेप्ट आया फाउंडर लेड ब्रांड्स का। कुछ ब्रांड आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। आप शार्क टैंक देख रहे हैं, अमन गुप्ता मतलब बोट। अमन गुप्ता मुश्किल से साल में 7-8 करोड़, ये सारे जितने शार्क्स हैं साल में 7-8-10 करोड़ रुपया देते हैं। वहां पर अलग अलग को, उनसे जो कमाते हैं अलग, सैकड़ों करोड़ रुपए की इन्होंने फेस वैल्यू शार्क टैंक से कमा ली। अब यदि आप लेंस कार्ड बोलोगे तो पीयूष दिमाग में आएंगे, शुगर बोलोगे तो विनीता सिंह दिमाग में आएगी, और बोट बोलोगे तो 100% अमन गुप्ता दिमाग में आएंगे। बोट पहले हिट था, अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन बोट बोलते ही फाउंडर का चेहरा ध्यान में आता है। पहले ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता था। अभी आप अधिकांश प्रोडक्ट्स को देखोगे तो धीरे धीरे फाउंडर लेड मार्केटिंग बढ़ती जा रही, क्योंकि बाहर किसी को पैसा नहीं देना है, कोई धोखाधड़ी का रिस्क नहीं है, किसी आदमी के जाने या हटने से सेल पर असर नहीं पड़ेगा। एक नया प्रोडक्ट और देखिए आप, शशांक मेहता, होल ट्रुथ, फूड फार्मर, इन सब को आप देखिए। ये लोग सामने आ रहे हैं, दूसरों के प्रोडक्ट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दूसरों के प्रोडक्ट को खोल खोल कर बता रहे हैं कि क्यों ये हार्मफुल है, क्यों जो ये बोल रहे हैं वो गलत है, क्यों इनकी मार्केटिंग गलत है, इनके लेबल में छुपे हुए तथ्य क्या है, और साथ में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि हम क्यों ऑथेंटिक है, हम पर क्यों भरोसा करिए, हम क्यों लैब टेस्टेड है। तो जब एक नॉन सेलिब्रिटी फाउंडर आता है, वो भी धीरे धीरे सेलिब्रिटी बन जाता है, अलग बात है, लेकिन जब वो दिल से बात करता है तो लोगों को उस पर ज्यादा ट्रस्ट होता है। और ये हर फील्ड में हो रहा है, इंडिया ही नहीं दूसरे देशों में हो रहा है। आप यदि दुबई देखेंगे, रियल एस्टेट देखेंगे, एक भारतीय वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिजवान साजा डेन्यूब। वो हर दिन रील डालते हैं, हर दिन शॉर्ट्स डालते हैं, हर दिन सेलिब्रिटीज के साथ दिखेंगे, हर दिन कोई ना कोई स्टेज पर दिखेंगे। धीरे धीरे डेन्यूब का मतलब रिजवान साजन हो गया। ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हो रहा है। और चलिए एशिया छोड़िए, आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को लीजिए। एलॉन मस्क मतलब टेस्ला, टेस्ला मतलब एलॉन मस्क, मतलब प्रोडक्ट और फाउंडर एक दूसरे से इतने क्लोजली निट हो चुके हैं, सिनोनिमस हो चुके हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो अगले 15-20 साल फाउंडर लेड मार्केटिंग टॉप पर रहेगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप में से किसी फाउंडर का ब्रांड बनना चाहिए। आप में से कोई फाउंडर अपना चेहरा अपने प्रोडक्ट के साथ चिपकाए, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रोडक्ट के साथ चिपकाए, और धीरे धीरे जब लोगों का आपके फेस के प्रति आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगा, आप 1 नहीं 2 नहीं 5 प्रोडक्ट लीजिए ना। अब लोग आपके चेहरे को जान रहे हैं, आपकी आवाज़ को महसूस कर रहे हैं, आपके इमोशंस को फील कर रहे हैं, और आपकी बात मान के आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो बंद कमरे में 2 सबसे बड़ा लेसन मुझे मिला। एक, हाइपर निश में जाइए यदि जल्दी सक्सेस चाहिए, लो कैश बर्न चाहिए, लो कंपटीशन चाहिए, और छोटी सी कैटेगरी का लीडर बनना हो। और सेकेंडली, कैसे भी करके अपने ब्रांड को फाउंडर लेड बनाइए ताकि मार्केटिंग का खर्च कम हो और भविष्य में आपके चेहरे की इतनी साख बने कि लोग आपको देख के प्रोडक्ट खरीदें। मैं तैयार हूं, मैं तैयार